नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है क्रिकिस्तान में। और हमारे साथ जुड़ी हैं एक जाने मानी हस्ती इरफान नकीब, जिनका इंटरेस्ट क्रिकेट के खेल में और उनका एनालिसिस इस खेल में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे मौजूदा भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज़ की। अगर हम बात करें करंटली तो फ़िलहाल चौथा टेस्ट मैच चल रहा है और सीरीज़ 2-1 की बढ़त से भारत आगे है उसमें। तो आपका क्या मानना है? जैसे चौथा टेस्ट मैच में भी भारत ने अच्छी खासी पकड़ बनाई है अपनी। आपका क्या मानना है इरफान नकीब? देखिए, अभी तो इंडिया ने अच्छी पकड़ बनाई रखी है। चांस था इंग्लैंड के पास जब इंडिया मेरे ख्याल से 177 फॉर 7 थे। उसके बाद जो पार्टनरशिप डेवलप हुई कुलदीप यादव के साथ, आकाशदीप के साथ, तो वो जो है उसने बहुत ढंढ दिया इंग्लैंड की जो होप्स थे ये टेस्ट मैच जीतने के। मेरे ख्याल से जब 177 फॉर 7 था, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि जो इंग्लैंड है वो शायद ये मैच निकाल दे जैसे उन्होंने पहला मैच निकाला था। लेकिन क्योंकि वो जो लीड थी वो शायद 200 या 150 की हो सकती थी वो, लेकिन उस पर उतना वो नहीं कर पाए, कुछ 40 की लीड रह गई। तो कहाँ 150 की लीड, कहाँ 40 की लीड। अगर यही 150 की लीड होती और इंग्लैंड 145 पे ही आउट हो जाती तो ये 300 रन का टारगेट होता, जो मुश्किल होता है इंडिया को चेज़ करने के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इंडिया वेल सेटल्ड है और मेरे ख्याल से ये चौथा टेस्ट जो है वो इंडिया मेरे ख्याल से 5-6 विकेटों से जीत जाएगी। आपका ध्रुव जुरैल जो एक डेब्यूटेंट हैं, अपना इस सीरीज़ में डेब्यू कर चुके हैं, दूसरे टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 90 रन बना के जो उन्होंने अपनी टीम को मजबूती दी है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इम्पॉर्टेंट 90 रन बनाना नहीं होता, इम्पॉर्टेंट है किस सिचुएशन में उन्होंने बनाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टेल के साथ खेले थे वो ज़्यादा जो है उनमें बड़ी चीज़ मुझे नज़र आई कि टेल के साथ जिस तरीके से खेला, सिचुएशन के साथ जिस तरीके से खेला। देखिए, प्लेयर दो किस्म के होते हैं, एक जो होते हैं जो रन्स करते हैं, दूसरे होते हैं जो रन्स तो करते हैं लेकिन प्रेशर सिचुएशन में टीम को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो तब रन्स करते हैं। उन्होंने डेब्यू मैच में ये दिखाया है कि अंडर प्रेशर, बेशक होम ग्राउंड था लेकिन प्रेशर तो जाहिर सी बात है डेब्यू का था ही। और उसके बाद जो है टेल ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अगली तरफ से कोई भी बैट्समैन नहीं था, तो उस हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने खेला वो बहुत काबिले तारीफ़ है। हमने ये एक पैटर्न देखा कि टॉप ऑर्डर जो था वो उतना काम नहीं किया जायसवाल के बगैर। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, गिल ने उतनी अच्छी नहीं खेली, उन्होंने उतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, रजत पड़ेदार ने उतना, उनको स्टार्ट तो देखिए मिला, गिल को भी मिला, पड़ेदार को भी मिला, जडेजा को भी मिला, सरफराज खान को भी मिला, लेकिन उन्होंने वो बड़े स्कोर में वो उसको तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से ध्रुव ने खेला वो काबिल तारीफ़ है। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस भारत सीरीज़ की, तो ऐसा हो नहीं सकता हम यशस्वी जायसवाल का जिक्र ना करें, जिन्होंने इस पूरी सीरीज़ में अब तक 2 डबल सेंचुरीज़ के साथ अपना लोहा मनवाया है। जी बिल्कुल, इस सीरीज़ में अभी तक उन्होंने 634 रन्स की है 105 की एवरेज के साथ। तो यशस्वी जायसवाल जिस तरीके के बैट्समैन इमर्ज हो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो मेरे ख्याल से वो एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट हो सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। देखें, अब जो है टीम जो है वो ट्रांजिशन में जा रही है इंडिया की भी। जो प्लेयर्स थे पुजारा, रहाणे, अब वो सीन से हट रहे हैं और जो नए प्लेयर्स हैं, गिल हुए, जायसवाल हुए, ध्रुव जिस तरीके से आज खेले हैं, वो अब आ रहे हैं और टीम देखें तब्दील हो रही है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो एक्सपीरियंस है और जो यंग ब्लड है उसका अच्छा एक्सपीरियंस, उसका अच्छा कॉम्बिनेशन है टेस्ट टीम में अभी। और मैं चाहता हूँ कि जो बाहर भी इंडिया के टूर्स हैं आउटसाइड एशिया, उनमें भी अच्छा करे इंडिया, ताकि जो ये कॉम्बिनेशन है ये सक्सेसफुल हो। और एक और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा बेसबॉल के बारे में। ये कहा जाता है कि बेसबॉल उतना सक्सेसफुल
फार्मूला नहीं है इंडिया में। मेरे ख्याल से जो पुरानी इंग्लैंड की टीम आती थी, और 2010 में तो वो जीते थे, 2010-11 में आई गेस वो जीते थे, लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड की टीम्स आती थी एशिया, वो उतनी कारआमद नहीं होती थी जितनी ये इंग्लैंड की टीम है मेरे ख्याल से। तो बेसबॉल मेरे ख्याल से इस तरीके से सक्सेसफुल था कि इनके पास इस मैच में चांस था, पहला मैच जीते थे, इस मैच में भी चांस आ चुका था। तो मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इंग्लैंड ने भी क्योंकि मुश्किल होता है इंडिया में टूर अगर आप कर रहे हो और आप एशियन टीम नहीं हो वहाँ खेलना, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, बट ऑब्वियसली इंडिया को हराना एक बहुत सीरीज़ हराना बहुत मुश्किल है। देखिए, जैसे आपने ज़िक्र किया कि एशिया में खेलना मेज़बान टीम को इतना लाभदायक नहीं होता है या फिर इतना इजी नहीं होता है, पर हमने देखा है मौजूदा सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले हैं शुरू के केवल, और उन्होंने डोमिनेट किया है अपने बॉलिंग पेस अटैक को। और ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लैंड की ओर से भी जिमी एंडरसन को देखा है। आपका उस पर क्या दर्शन है? देखें, बुमराह अभी यंग है, एंडरसन से बहुत ज़्यादा यंग है, और बुमराह अभी बहुत अच्छे हैं इस तरीके से कि बुमराह ने बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले थे इंडिया में, तो हमेशा ये सवाल रहता था कि बुमराह जो है वो किस तरीके से खेलेंगे इंडिया में, कैसी उनकी जो बॉलिंग है वो उतनी सक्सेसफुल होगी इंडिया में जितनी बाहर की कंडीशंस में होती है। मेरे ख्याल से बुमराह ने उस चीज़ का जवाब दे चुके हैं वो कि चाहे कैसी भी विकेट क्यों ना हो, वो 5 विकेट 4 विकेट लेने वाले बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट में, चाहे जो भी कंडीशंस हो, पिच जैसी भी हो, वो ले सकते हैं। तो यही एक बड़े प्लेयर की, बड़े बॉलर की निशानी होती है कि किसी भी सिचुएशन में वो विकेट्स निकाल सकते हैं, और बुमराह ने वो उनमें वो काबिलियत डेवलप की है कि वो ये कर सकते हैं। और अगर आप टॉप विकेट टेकर्स की भी बात करें तो उसमें अश्विन, जडेजा, टॉम हार्टली आते हैं इस सीरीज़ में, कुलदीप यादव आते हैं। अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ, उसमें एक ही फास्ट बॉलर है, वो बुमराह है। तो ये क्वालिटी जो है बुमराह की, इसको प्रिजर्व भी करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े एसेट है इंडिया के लिए। चलिए, हम आगे बढ़ना चाहेंगे मौजूदा लीग जो चल रही है पाकिस्तान सुपर लीग, उसकी और हम चर्चा करना चाहेंगे जो लेटेस्ट मैच होगा आज की तारीख में, जिसको हम बोलेंगे कि कप्तान वर्सेस उपकप्तान का मैच है, और लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ालमी का जो मैच होगा उस पर आपका क्या कहना है? शाहीन वर्सेस बाबर, बड़े नाम। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाबर जो हैं अब वो कैप्टन जो हैं वो नहीं रहे हैं, अब शाहीन और रिजवान जो हैं, शाहीन कैप्टन और रिजवान वाइस कैप्टन है T20 टीम के। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मैच होगा लाहौर और पेशावर के बीच में, क्योंकि जो दोनों टीमें हैं बहुत अच्छी टीम है दोनों, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि लाहौर जो है इस सीज़न में उन्होंने 4 मैच खेले, चारों हारे हैं, और जो पेशावर है उन्होंने 3 मैच खेले, 2 हारे 1 जीते हैं। लेटली उन्होंने 1 मैच जीता है, और जिस टीम को हराया है वो अनबीटन थी और बहुत अच्छी टीम है मेरे ख्याल से मुल्तान। तो मेरे ख्याल से देखिए, पेशावर को मैं थोड़ा सा एज इसलिए दूंगा क्योंकि लाहौर की जो टीम है वो शायद उतना उनका कॉन्फिडेंस डिप हुआ है, जो उन्होंने 4 मैचेस लगातार हारे हैं, लेकिन मैं शाहीन को अच्छा कैप्टन रेट करता हूँ। इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि वो अपनी टीम को उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा मैच का वो पावर प्ले होगा, स्पेशली पेशावर पावर प्ले में, और उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ मिडिल ओवर्स में कैसे खेलते हैं, क्योंकि जितने भी पिछले एनकाउंटर्स मैंने देखे हैं उसमें पेशावर को पावर प्ले में तो अच्छा स्टार्ट मिलता था, लेकिन जो ही राशिद खान आते थे लाहौर की तरफ से बॉलिंग करने तो पेशावर उसमें फंस जाती थी। एक पावर बैटिंग लाइनअप है पेशावर की, तो मेरे ख्याल से आज किस तरीके से वो मिडिल ओवर्स खेलते हैं पेशावर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वो मोहम्मद हारिस होंगे, उन पे ज़्यादा नज़रें रहेंगी मेरी। जी, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि लाहौर अभी तक एक भी मैच जीतने में सफल नहीं हो पाए हैं इस पूरी श्रृंखला में। आपके हिसाब से जैसे इतने बड़े बड़े नाम हम देख पा रहे हैं, फ़खर ज़मान हैं, रसेवंदर दुसे हैं, शाही होप हैं, और हमारे कप्तान शाहीन अफरीदी हैं, तो
तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इतने बड़े बड़े नाम और इतनी काबिलियत भरी एक टीम है उसके वजह से। देखिए मेरे ख्याल से तो आप बॉलिंग अगर इनकी देखें तो मैं वर्ल्ड वाइड मैं समझता हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है इस लीग की। शाहीन है, हारिस हैं, ज़मान है, राशिद खान भी इनके साथ खेलते थे। क्योंकि हारिस का शोल्डर डिसलोकेट हुआ है पिछले मैच में, तो वो तो आज नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से। फिर भी इनकी बॉलिंग लाइनअप ठीक है, लेकिन चूँकि पिछले पिछले जो सीज़न थी उससे अगर आप कंपेयर करें तो इनको डेंट लगा है बॉलिंग में। हारिस रऊफ अब इंजर्ड हो गए हैं और जो राशिद खान है वो भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से रीज़न यही हो सकता है कि शायद मिडिल ओवर्स में इनको राशिद जैसा कंट्रोल नहीं मिल रहा और बैटिंग में इनको सही जो है वो फ़खर ज़मान क्लिक नहीं कर रहे। जिस दिन फ़खर ज़मान क्लिक करेंगे उस दिन इनकी बैटिंग आप देखेंगे अलग लगेगी। और इनके बैटिंग के मसले मसाइल रहे हैं पिछले सीज़न में भी। ये बॉलिंग थी जो इनको बहुत ज़्यादा बचा रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से शाहीन का आउट ऑफ फॉर्म होना, हारिस रऊफ का आउट ऑफ फॉर्म होना, उसने कॉस्ट किया है लाहौर की टीम को। और मेरे ख्याल से सिर्फ लाहौर की टीम को नहीं बल्कि पाकिस्तान की टीम को भी शाहीन की आउट ऑफ फॉर्म और हारिस की आउट ऑफ फॉर्म ने बहुत ज़्यादा जो है वो डेंट किया है। क्या आप बोलेंगे कि किसी भी मैच में अभी तक चेज़ नहीं कर पाए हैं, ये चेज़ करने का मौका ही नहीं मिला है लाहौर को? देखिए चेज़ मेरे ख्याल से डिफेंड जो है उनका डिफेंड करना वो उसमें ज़्यादा सक्षम रहेंगे क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। पर जैसे हम आंकड़े देख पा रहे हैं तो चारों ही मैच डिफेंड करते हुए हारे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए वो जाते थे डिफेंड के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है तो हम डिफेंड कर लेंगे। मेरे ख्याल से अगर चेज़ पे जाते हैं, आई होप कि आज के मैच में अगर टॉस जीते तो वो पहले बॉलिंग करे और चेज़ के लिए जाएं, क्योंकि पेशावर की जो टीम है वो शायद मुझे लगता है कि वो चेज़ बेहतर कर सकती है बनिस्बत टारगेट सेट करने की। लेकिन उनके जो स्टैट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि वो टारगेट डिफेंड ज़्यादा अच्छा करते हैं। वो पहले ही जो है बैटिंग में 180-200 का टारगेट देते हैं क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पेशावर को चेज़ अगर वो करें और लाहौर अगर डिफेंड करे तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर लाहौर चेज़ करने जाए तो मेरे ख्याल से पेशावर को उनको 180 के नीचे 170 के नीचे पकड़ लेना चाहिए। कुछ भी बोले, टक्कर का मुकाबला होने वाला है। जी मेरे ख्याल से टक्कर का मुकाबला होगा। जैसे मैचेस हो रहे हैं आजकल तो मेरे ख्याल से टक्कर का मुकाबला होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की हम चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं।